चलिए फटाफट से ज्वाइन करते जाइए सब लोग। और जितने लोग जुड़ चुके हैं सब लोग सेशन को लाइक करते जाइए। हाँ समझ रहे हैं, रक्षाबंधन कर रहे हैं तो आज ही सर लगा दिए हैं, क्योंकि कल तो आपकी क्लास छुट्टी रहेगी, तो एक दिन पहले ही विश करना कोई खराब बात थोड़े। हाँ चलिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी फ्रेंड लोग हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पैरामेडिकल, एएनएम जीएनएम या बीएससी नर्सिंग, सबके लिए है। तो फटाफट से एक बार सेशन कर शेयर कर दीजिए अपने दोस्त लोग के साथ। चलिए फटाफट से सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक है, बहुत ही प्यार से कल वाला फेस्टिवल आप लोग मनाना, है ना। तो चलो स्टार्ट करें। चलो थोड़ा आप लोगों के लिए रक्षाबंधन पर कुछ कर दिया जाए। चलो कर देते हैं। जो भी बच्चे क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों साथ में लेंगे तो दोनों का फी 300 होता है। लेकिन कल यानी कि 19 एंड 20 अगस्त, 19 एंड 20 अगस्त तक जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे, दोनों अगर लेंगे तो एक साथ ओनली 250 रुपीज पड़ेंगे। ठीक है, 250 पड़ेंगे अगर दोनों साथ लेंगे तो। क्लियर है। चलिए क्रैश कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है। डेली लाइव क्लास मिल रही है, क्योंकि आपकी एग्जाम जो है वो कब होगी, अब अक्टूबर में होगी, है ना। तो अभी आपके पास टाइम है, आप क्रैश कोर्स में तैयारी कर सकते हैं। ठीक, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिलेगी, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगी, संडे को टेस्ट होगा जिनका फी 200 रुपया है। और टेस्ट सीरीज में क्या क्या मिल रही है, चैप्टर वाइज नोट्स वहां भी मिल रही है, और सप्ताह में 3 टेस्ट मिल रही है, और साथ ही 5 साल के आपको पीवाईक्यू मिल रहे हैं, और इनका फी केवल 100 रुपया है। तो दोनों मिलाकर 300 होते हैं। अगर एक साथ लेते हैं तो 19-20 अगस्त, ठीक है, लास्ट 20 अगस्त तक, ठीक है, आज से ही ठीक है, 18 से लेकर के 20 तक आपको कितने रुपये अगर दोनों साथ लेते हैं तो केवल 250 रुपीज पड़ेंगे। ठीक है, जिसके लिए आपको इस व्हाट्सएप पर मैसेज करनी है, मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो अभी हम लोग क्रैश कोर्स में जो है बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जो कि हमारा क्या था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 12th में अच्छे से प्रिपरेशन करके आए होते हैं, तो इसलिए हमने यही चैप्टर को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो इनमें से बहुत पार्ट को बता चुके हैं पेड कोर्स में, और अभी जो है 1-2 दिन एप्लीकेशन का जो है जो सिक्योरिटी होती है वो अपडेट हो रही है ना। तो इसीलिए 2-3 क्लास अभी आप लोगों का यूट्यूब पर ही चलेगा क्रैश कोर्स का। तो क्रैश कोर्स में आप लोग जो लोग नहीं लिए हैं वो लोग देख भी लेंगे कि किस तरह से क्रैश कोर्स में क्लास होती है। ठीक है, तो चलिए स्पर्म हम लोग देखते हैं। स्पर्म, स्पर्म क्या है, मेल गेमिट किसे बोलते हैं, मेल गेमिट स्पर्म यानी कि शुक्राणु को कहते हैं। क्लियर है, मेल गेमिट किसे बोलते हैं, शुक्राणु को बोलते हैं। ठीक, चलो तो सबसे पहले पहला पॉइंट में लिखिए, इट इज ए मेल गेमिट। ठीक है, पुरुष क्या है, युग्मक है। ये क्या है, पुरुष युग्मक है। देखो ये बच्चों ने कैसा बनाया है ठीक है, चलो पहले थोड़ा सा देख लेते, फिर स्ट्रक्चर भी इसका देखेंगे। क्लियर है, ये क्या होते हैं, इट इज ए मेल गेमिट, ये पुरुष युग्मक होते हैं। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे कोई दिक्कत नहीं हो, फटाक से बताना। शेप यानी कि आकार इसका कैसा होता है, स्पून लाइक, चम्मच के आकार का होता है। कैसे होता है चम्मच के आकार का, बताएंगे आगे चल करके। ठीक है, चलो अब मेल गेमिट है तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितनी होंगी, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, बताओ 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 बताओ।
कितने होंगे 23। क्यों? क्योंकि गेमिट जो भी होगा वो हैप्लॉइड होगा। अगर इसमें 46 हो जाएगा तो मेल गेमिट फीमेल गेमिट दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं। अगर मान लो मेल का 46 हो गया और फीमेल का भी 46 हो गया तो कितना हो गया? समझ में आ रहा? 92 हो गया। राक्षस नहीं, रावण का भी बाप पैदा ले लेगा, है ना? तो इंसान ही पैदा लेना, इसीलिए 23 मेल का और 23 फीमेल का 46। क्योंकि ह्यूमन के सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 होती है, सॉरी 46 होते हैं, है ना? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। और इसे डिनोट किसके किया जाता है? एन से किया जाता है, ठीक है। और जो 46 होता है उसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, उसको डिप्लॉयड बोलते हैं। और उसे 2n से क्या किया जाता है? सिंबॉलिक किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं पार्ट ऑफ स्पर्म, स्पर्म के पार्ट पर। तो चलिए सबसे पहले स्पर्म का हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, एनसीईआरटी में भी आपको ऐसा ही डायग्राम मिलेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, जैसे घर में अगर चम्मच होगी तो चम्मच में देखते होंगे पीछे में डंटे होंगे, ठीक है। उसमें पुछड़ी नहीं होगा, टेल मतलब पुछड़ी वो नहीं होगा, खैर कोई नहीं। चलो, तो आगे ये वाला ये उभरा हुआ भाग जो दिख रहे हैं इसको एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। और ये बीच वाला जो ये देख रहे हैं ये इसमें न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। और यहाँ से नेक से लेकर के एक्रोसोम के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, हेड ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म का हेड। अब ये हेड ऑफ स्पर्म एक लेयर से घिरा रहता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्रोसोम में क्या रहता है? एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहता है जो क्या करते हैं आपको पता होगी। ओवम में 2 लेयर था, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसुडा। उसको तोड़ने का काम कौन करता है? अंदर स्पर्म क्या करेगा? अंदर एंट्री करेगा। उसको तोड़ने का काम क्या करता है? एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम रहता है वही तोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम रहते हैं, ठीक है। अब ये आ गया नेक। मिडिल पाइस और हेड को अलग करता है नेक। नेक थोड़ा सा धसा हुआ हिस्सा होता है, क्लियर है। उसके बाद आता है मिडिल पाइस, बीच वाला हिस्सा जिसमें क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, जो क्या करता है? हमारे सेल के लिए भोजन बनाता है, मतलब रसोई का काम करता है। ये क्या है? सेफ है, खाना बनाने वाला, है ना। और वो एनर्जी क्या करता है? अब बताओ, स्पर्म कहाँ इजैकुलेट हुआ है? वेजाइना में। वेजाइना से कहाँ जाना है? सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए कहाँ जाना है? फ्लोपियन ट्यूब के पास जाना है। वहां पर उसके इंतजार में कोई बैठा हुआ, वहां पर जाकर के मिलना है। तो इतना दूर जो सफर तय करेगा वहां तो मोटरसाइकिल लेकर के तो जाओगे नहीं, है ना। तो वहां पर जो सीलिया होंगे उस एरिया में, सीलिया और फ्लैजिला जो होंगे जो मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं, वो तो इसको क्या करेंगे? गति थोड़ा बहुत प्रदान करेंगे। लेकिन इसको स्विमिंग करने के लिए, जैसे पानी में स्विमिंग करता है मछली, वैसे स्विमिंग करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। और वो जो मछली जैसे स्विमिंग करेगा तो मछली को भी पूंछ होती है, इसीलिए स्विमिंग करता है। तो इसीलिए स्पर्म को भी पूंछ होती है और स्विमिंग करता है। तो क्या जब ओवम में जाता है तो क्या सब जाता? नहीं। ओवम तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है? ओवम के जब लेयर होते हैं जोना पेलुसुडा और कोरोना रेडिएटा, उसको तोड़ते हैं क्रोमोसोम। तो नेक वाला हिस्सा जो होता है, नेक से नीचे वाला मिडिल पाइस और टेल वाला हिस्सा टूट करके बाहर ही रह जाता है। और ये हेड वाला हिस्सा क्या होता है? ओवम में एंट्री मार जाता है, ठीक है। तो मेन पार्ट कितना हुआ स्पर्म का? एक हुआ हेड, दूसरा हुआ मिडिल पाइस और तीसरा हुआ पुछड़ी यानी कि टेल, ठीक है। चलो आ जाओ, पार्ट ऑफ स्पर्म। पार्ट ऑफ स्पर्म में कौन कौन सा होगा फटाफट से देखो आप लोग, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पर्म, पार्ट ऑफ स्पर्म में क्या क्या आ जाएगा आपको? सबसे पहले हमने क्या बताया? हेड बताया, ठीक है। हेड, हेड के बाद हमने क्या बताया? बताओ। मिडिल पाइस, ठीक है। सॉरी, हेड के बाद नेक आएगा। नेक के बाद क्या आएगा? आपका मिडिल पाइस आएगा जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, ठीक है। और सबसे नीचे वाला हिस्सा क्या आएगा? टेल आएगा। कभी आपको एरो दे करके भी पूछ देगा पार्ट ऑफ स्पर्म, मतलब सीक्वेंस सजाना है। हेड के बाद नेक, नेक के बाद मिडिल पाइस और टेल, ये वाला सीक्वेंस जो रहेगा वो सही रहेगा, ठीक है। मान ले पूछ लेगा कि इनमें से कौन सही है, तो पहले रहेगा हेड ऑफ स्पर्म, ठीक है, ऐसा सीक्वेंस। फिर रहेगा नेक, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। फिर रहेगा मिडिल पाइस
और फिर रहेगा टेल। ये वाला सीक्वेंस को आपको टिक करना। अगर किसी में उल्टा पुल्टा है, मिडिल पाइस पहले है और नेक बाद में है, तो वो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? तो चलो अब बारी बारी से हर एक पार्ट को देखते हैं किस पार्ट में क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं किसको, हेड को। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो ऐसा स्पर्म बना है कि जैसे लग रहा है कि ये आदमी है। स्पर्म नहीं, आदमी है। ठीक है, स्पर्म से आदमी बनता है, लेकिन स्पर्म आदमी के बराबर नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, चलो तो हेड देखते हैं, पहले हेड देखते हैं, हेड ऑफ स्पर्म। ठीक है, हेड वाले पार्ट में क्या क्या पाया जाता था, ध्यान दो। एक्रोसोम पाया जाता था। ठीक है, तो हेड वाले पार्ट में क्या पाया जाता है, एक्रोसोम, इट कंटेन एक्रोसोम। ठीक है, और एक्रोसोम में क्या पाया जाता है, तो एक्रोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, एक्रोसोम में लिखना, एक्रोसोम के नीचे एरो दे करके लिखना, इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, अब वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, वो नीचे एरो मार करके लिखना, इट हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या करता है ये, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। कौन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो एक्रोसोम के पास था, वो क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज में, फर्टिलाइजेशन में। हमने बोला ना कि ओवम का जो 2 लेयर होते हैं, बड़े मजबूत लेयर होते हैं, है ना, उसको तोड़ने का काम कौन करता है, ये एंजाइम काम करता है। ठीक है, अब हेड में ही न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये बात याद रखना कि स्पर्म का हेड वाला जो हिस्सा होता है उसी में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। क्लियर है, हेड वाला हिस्सा में ही क्या होते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। हिंदी इंग्लिश किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, हेड वाले हिस्से में क्या लिखेंगे, इन दिस पार्ट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट, जो क्या था, नेक। नेक बोले तो गला, यानी कि स्पर्म के गला। ठीक है, इस भाग में क्या पाया जाएगा, तो याद रखना कि स्पर्म के नेक भाग में क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल्स पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल्स पाया जाता है। क्लियर है, चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, मिडिल पीस। ठीक है, मिडिल पाइस को उसको बोला जाता है। मिडिल पाइस में क्या पाया जाएगा, अभी हमने बताया आप लोगों को, क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी देना। एनर्जी किस चीज के लिए, जिंदा रहने के लिए, क्योंकि स्पर्म कितने देर रहते हैं जिंदा, फीमेल ट्रैक में 48 आवर। तो 48 आवर जिंदा रहने के लिए भी तो चाहिए ना एनर्जी, वो भी देता है माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लस में मूवमेंट के लिए भी। ठीक है, यानी कि वेजाना से फ्लोपियन ट्यूब तक पहुंचने का एनर्जी, ईंधन भी देता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब अंतिम हिस्सा बचा पूछड़ी, यानी कि पूछ। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये किस चीज का बना होता है। ठीक है, तो याद रखना किस चीज का बना होता है, बताओ फटाक से बताओ। इट इज मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्योंकि हार्डेस्ट पार्ट होगा तो उतना फ्लैश ही नहीं ना करेगा, इसलिए साइटोप्लाज्म का बना होता है। ये किस चीज में हेल्प करता है, तो इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म को गति प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, एक्सोन पाया जाता है कहां पर, टेल के मध्य भाग, ये लिख लीजिए फटाक से। ठीक है, कोई चीज समझने में दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या सर ये आपका नोट्स है? नहीं, मेरा लिखा हुआ नहीं है, है ना, थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत आ रहा होगा, तो थोड़ा सा चलिए मैनेज कीजिए, चीजों को समझिए ना, राइटिंग को नहीं देखते, जो भी है अच्छा। चलो अब देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या बोलते हैं, बोलो, किसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस?
बताओ, स्पर्मेटोजेनेसिस हम बता चुके हैं पहले ही, बताओ। फॉर्मेशन ऑफ sperm is called spermatogenesis. Formation of sperm is called spermatogenesis. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं। मेल का जो जर्म सेल होता है, ठीक है, जर्म सेल क्या है मेल का, याद करो याद करो, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, ठीक है। वो क्या करता है, डिवीजन स्टेट में जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है वो, किस स्टेज में जाता है, डिवीजन स्टेट में जाता है, ठीक है। मेल जर्म सेल गोज टू डिवीजन स्टेज, ठीक है, ठीक है। यहां से हम लोग जीरो से देखते हैं। अब वो सेल क्या करता है, जर्म सेल यानी कि जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है वो क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है। सेल जो है खुद से डिवाइड करता है और मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक। उसके बाद क्या करता है, ग्रोथ करता है अपने आप में, क्लियर है, ग्रोथ करता है। और ग्रोथ के बाद क्या होता है, मैच्योर होता है। प्रत्येक स्पर्म सेल हमने बताया था कहां पर आकर के मैच्योर होता है, ठीक। तो फिर क्या होता है उसके बाद, वो मैच्योर होता है, तो उसको बोलते हैं फेज ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, फेज ऑफ मैच्योरेशन। देन क्या होता है, मैच्योर हो गया तो फिर क्या होगा, बन जाएगा, ठीक है। अब मैच्योर होगा, कोई भी जवान होगा तो शादी ब्याह होगा ना। अब वहीं पर आओ, अब क्या होगा, मैच्योर हो गया तो अब शादी विवाह होगा, ठीक है। अब ये लो, एक से जो है ये बन गया आपका स्पर्म सेल, ठीक है। ये आपका स्पर्म सेल है। ये क्या हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन कर रहा है, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन किसे बोलते हैं, बताओ। हाफ इक्वल डिवीजन ना, इक्वल डिवीजन को माइटोसिस बोलते हैं। तो दो गो बनेगा, तो किसी एक में हम लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बनेगा, एक इधर भी बनेगा, ठीक है। जैसा ये बना है प्राइमरी, जो क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। एक जो आपके सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है उसमें से एक सेल ग्रोथ किया, मेच्योर हुआ, मेच्योर होने के क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोगोनिया। अब वो मेच्योर सेल क्या करेगा, डिवीजन करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले माइटोसिस डिवीजन करेगा, जिसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन के फलस्वरूप क्या बनेगा, आपके बनेंगे क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर से माइटोसिस करेंगे और क्या बन जाएंगे, बताओ क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पर मियोसिस जो है सेकेंड स्टार्ट होगी, ठीक है। मियोसिस सेकेंड क्यों स्टार्ट होगी, क्योंकि मियोसिस सेकेंड जो है वो भी इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है। क्यों, पहले देखो, यहाँ पर जो है एक से कितने बनते हैं, चार बनते हैं। कंफ्यूज हो रहे हो, नीचे करके बताइए कमेंट। कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर से अलग से बताएंगे उसका। नहीं ना, कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं तो नहीं तो फिर से बता देंगे, बोलिए कंफ्यूज हो रहे हैं तो। चलो याद रखो, जैसे यहाँ पर शॉर्ट में बता रहे हैं, इधर देखो इधर देखो इधर नजर दो। ये मान लो कि आपका जर्म सेल हुआ, जर्म सेल हुआ, ठीक है। यहाँ से क्या किया, माइटोटिक डिवीजन किया, मान लो कि दो गो बना। तो हम लोग किसी एक ही के बारे में ना आगे पढ़ते चलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा और 2 को बनाएगा, ठीक है, जो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, माइटोटिक सेकेंड डिवीजन फिर से करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्पर्म की संख्या यही से आधा हो चुका है, अब अगर ज्यादा आधा करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी 2 को बनाएगा और ये भी 2 को बनाएगा, ठीक है। अब ये चारों के चारों क्या हो गए, आपके 4 हो गए और ये क्या कहलाएगा, स्पर्मेटिड, ठीक है। क्लियर, समझ में आया कुछ, नहीं आया, अरे बाबा, यहाँ पर देखो फिर से बता रहा हूँ, क्रोमोसोम लेकर के दिक्कत हो, कंफ्यूज हो रहा है, चलो बताते हैं। यहाँ पर क्या था, ये हमारा जर्म सेल था, 2n था, 2n था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n ही रहेगा, यहां से डिवाइड होकर के n n हो जाएगा, जैसे सेकेंडरी आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी n होगा और ये भी n होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या होने लगा, मियोसिस होने लगा, मियोसिस होने लगा, है ना। क्लियर है। और मियोसिस फर्स्ट कहाँ होगा, यहीं पर होगा, क्योंकि 2n से n बना है तो मियोसिस फर्स्ट बोलेंगे। अब यहां से मियोसिस सेकेंड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब n से और आधा n नहीं करना है, इसीलिए यहाँ पर n n ही रहेगा। चलो अब समझ में आ गया होगा सबको। और यही जब मेच्योर हो जाता है तो क्या बन जाते हैं, स्पर्म बन जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर वाले। स्पर्मेटिड्स ही जब मेच्योर होते हैं तो क्या कहलाते हैं, स्पर्म कहलाते हैं। अब समझ में आ गया ना सबको, थम्स अप करके बताओ नीचे, थम्स अप करके बताओ। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरह से हमने फीमेल मेल का देखा उसी तरह से अब फीमेल का देखते हैं, है ना। फीमेल में oogenesis क्या होता है, ओवम के फॉर्मेशन को oogenesis कहते हैं, ओवम के निर्माण को oogenesis कहते हैं, ठीक है। oogenesis सबसे पहले हम लोग ओवम में आएंगे, ओगोनिया जिसको बोलते हैं वो 2n होता है, ठीक है। oogenesis मतलब अंडजनन, ठीक है, याद रहेगा, या अंडाणुजनन जो भी बोलो, ठीक। तो सबसे पहले जो हमारे पास ओगोनियम शेल होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं। उससे क्या होते हैं, माइटोसिस डिवीजन होते हैं और प्राइमरी क्या बनते हैं, प्राइमरी ओसाइट बनते हैं। देन प्राइमरी ओसाइट जो है वो फर्दर डिवाइड करते हैं और क्या बनते हैं, 2 चीजें बनाते हैं, एक सेकेंडरी ओसाइट बनाते हैं और दूसरा बनाते हैं पोलर बॉडी, ठीक है। क्या बनाते हैं, पोलर बॉडी, याद रखना, पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया, प्राइमरी ओसाइट के बाद कितने पोलर बॉडी बनते हैं, तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, ठीक है। पोलर बॉडी मतलब जो क्या करेगा, भाग नहीं लेगा, किस चीज में, रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब आते हैं म्यूसिस सेकेंड, म्यूसिस सेकेंड कंडीशन होती है और फिर यहाँ से ये वाला जो है ये फिर डेवलप होकर के एक तो बन जाते हैं सेकेंडरी पोलर बॉडी और दूसरा बन जाते हैं मैच्योर एग। क्लियर हो गया, ज्यादा लॉन्ग लतीफा, कुछ ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। क्लियर, चलो आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन कर लो फटाक से, है ना। इन द प्रोसेस ऑफ oogenesis which type of division occurs, ठीक है।
oogenesis प्रोसेस में कौन सा कोशिका विभाजन आपको देखने को मिला? जल्दी से बताइए। पहला जो ऑप्शन है आपका वो है ओनली माइटोसिस, केवल माइटोसिस की प्रक्रिया देखने को मिली। ठीक है। दूसरे जो है ओनली मियोसिस, यानी कि केवल जो है मियोसिस की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तीसरी ऑप्शन है बोथ, और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई था ही नहीं। बताओ कौन सा सही होगा? बिल्कुल राइट सी होगा सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने मियोसिस और माइटोसिस दोनों प्रोसेस देखा कि दोनों हो रही है। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलिए अब मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, तो उसको एक बार देख लीजिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? एक ओमेन के लिए या ओमेन के बॉडी में एक ओवम के ग्रोथ से लेकर के उसके बॉडी से आउटसाइड होने या फर्टिलाइज होने के टाइम ट्रेवल को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। रुक जाओ, आप लोग का जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। आप लोग एनसीईआरटी में निकालो, पेज में होगा, देख लो। ठीक है, ये वाला आप लोग निकाल लो, एनसीईआरटी में आप लोगों को होगा। बस एक सेकेंड। ये देखो, ऐसा दिख रहा है एनसीईआरटी में। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? 28 डे का होता है। ठीक है, लेकिन उस 28 डे में 3 तरह के कार्य चलते रहते हैं। 3 तरह के नहीं, 4 तरह के फेज चलते रहते हैं। पहला काम कहाँ पर होता है? यूट्रस के अंदर अगर देखे तो यूट्रस के अंदर जो 3 लेयरें होते हैं यूट्रस के, तो सबसे अंदर वाले जो लेयर होते हैं एंडोमेट्रियम लेयर, उसमें भी हलचल होती रहती है। दूसरे आते हैं कि हॉर्मोन्स, जो हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं उसका भी लेवल अप डाउन होते रहता है। और तीसरा, ओवरी के अंदर भी क्रिया चलती रहती है। और चौथा, पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज हार्मोन होते हैं उसके भी लेवल अप डाउन होते रहते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीजें होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने बता दिया क्या है। एक फीमेल के बॉडी में ओवम के ग्रोथ से लेकर के मैच्योरेशन से लेकर के फर्टिलाइजेशन, या फिर अगर मान लो कि मेल स्पर्म फर्टिलाइज नहीं किया तो बाहर निकलने की पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या किस में काउंट करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल में काउंट करते हैं। ठीक है, इसमें 4 प्रोसेस होती है। पहला यूटेराइन इवेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूट्रस के अंदर होने वाली जो घटनाएं हैं। ठीक है, मान लो किसी भी फीमेल में अगर 1 तारीख से उनका ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ तो 1 से लेकर के 5 तक क्या होगा? ब्लीडिंग होगा, जिसको हम लोग मेंसेस बोलते हैं। ठीक है, मेंसेस, MENSES, मेंसेस बोर्ड पर सो रही है ना। फिर क्या होगा? ये मेंसेस होकर के पुराने मंथ का, ठीक है, मान लो 1 अगस्त से उनका ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ तो 1 अगस्त से 5 अगस्त तक उनका ब्लीडिंग चला, तो पुराने मंथ का जुलाई मंथ का जो ओवम होगा
अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, फर्टिलाइज होगा तो नेक्स्ट पीरियड आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो वो और इंडोमेट्रियम लेयर टूट फूट के सब बाहर निकल जाएंगे 1 से 5 अगस्त के बीच, ठीक है। 1 से 5 अगस्त के बीच जो टूट फूट करके बाहर निकलेंगे, यूट्रस क्लीन हो जाएंगे, उसको बोलते हैं मेंसेस, ठीक है। अब क्या होगा कि अगले 6 तारीख से 5-6 तारीख से फिर यूट्रस क्या करेंगे, यूट्रस में इंडोमेट्रियम लेयर बनना शुरू करेंगे। आप लोगों को दिख रहा है ये धीरे 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 जो बढ़ते जा रहा है, ये यूट्रस में के इंडोमेट्रियम लेयर है जो बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा। और जैसे ही आपके कितना डे आया, 28 डेज आया, अगर उस दिन हमको स्पर्म मिला, फर्टिलाइज हो गया है, तब तक उस दिन नहीं मिलता, 14वें दिन मिलता, आगे वाला स्टेप में बताएंगे। अगर मान लो कि ओवम फर्टिलाइज हो करके आ गया, तब तो ये इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाएगा। इम्प्लांटेशन क्या है, बेसिकली ओवम और स्पर्म जब मिल जाते हैं, जायगोट जो बन जाता है, तो वो जायगोट क्या होता है, तो आपके 28वें दिन के लगभग जो है, 28वें 26वें 24 से 22 से लेकर के 24वें दिन के अंदर यूट्रस में आ जाता है। तो यूट्रस के जो ये इंडोमेट्रियम लेयर है, ये गोदी में बिठाने वाली प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। बेसिकली जो जायगोट होता है उसके इंडोमेट्रियम के वाल से चिपकना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। अगर इम्प्लांटेशन हो गया तब तो ये टूटेगा नहीं, बस बनते जाएगा, फिर एमनेटिक फ्लूइड सेक का निर्माण करेगा, फिर एमनेटिक फ्लूइड बनेगा, फिर जाकर के स्पाइनल ये अम्बिकल कोड बनेगा, है ना। अगर नहीं होता है फर्टिलाइज तो 28वें दिन क्या होगा, वो सब ओवम के साथ टूट फूट के सब बाहर निकल के आ जाएगा, फिर से मेंसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं कि हार्मोन उस समय, ओवेरियन हार्मोन, ओवरी में जो हार्मोन्स का लेवल रहता है वो कैसे कैसे रहता है। दो लेवल का, दो हार्मोन काम करता है, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन का लेवल आप लोग देख सकते हैं किस किस जगह पे कैसा है। अब आते हैं कि ओवरी में जो ओवम रहता है वो कैसे कैसे होता है। तो मान लो जिस दिन क्या होता है कि मेंसेस आना स्टार्ट हो गया, जिस दिन से शुरुआत हुआ, उसी दिन से फिर नया ओवम जो है वो क्या होते हैं, मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिसको फॉलिकल बोलते हैं। इसीलिए आप लोग को यहाँ पर डेवलपिंग फॉलिकल दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि वो फॉलिकल जो होते हैं, जो एग तो बाद में बनेंगे ना, पहले वो फॉलिकल कहलाता है। तो फॉलिकल क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, अपने आप को मैच्योर कर रहा है, और 14वें 13वें दिन आकर के वो ओवम क्या होते हैं, पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। और 14वें दिन क्या होते हैं, ओवरी से बाहर निकलते हैं, और फ्लोपियन ट्यूब के जो हाथ जैसा जो संरचना था फिम्बरी, उसके द्वारा इस ओवम कलेक्ट कर लिया जाता है 14वें दिन, और ये फिर ओवम कहाँ चला जाता है, फ्लोपियन ट्यूब में बैठ करके स्पर्म का इंतजार करने लगता है। और ये जो मतलब छिलका जो बाहर मतलब रह गया, और ये जो ओवम बीच वाला निकल गया, तो वो छिलका क्या कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। और ये ओवम जाकर के फ्लोपियन ट्यूब में बैठल है, कितना दिन तक बैठल रहेगी सर, तो 14 दिन से लेकर के 17वें दिन 18वें दिन तक ये वेट करेगी, ठीक है। 14वें दिन से लेकर के 16वें दिन 18वें दिन तक वेट कर सकती है, अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ। वैसे इनका लाइफ साइकिल तो केवल जो है 24 से 48 घंटा का ही होता है, ठीक है, 24 घंटा का ही माना गया, बट किसी किसी में ये भी देखा गया कि 48 घंटा भी होता है। ये क्या करेगा, फ्लोपियन ट्यूब में वेट करेगा, और जब देखेगा कि 48 घंटा तक स्पर्म नहीं आया, तो ये किधर की ओर सरकते जाएगा, ये यूट्रस की ओर सरकते जाएगा, यूट्रस की ओर सरकते जाएगा। और ये जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम, ये छिलका जो देखे थे ओवम का, क्या बन गया है, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। ये भी पीछे पीछे से आ रहा है कि अगर स्पर्म मिल गया तो दोनों को चादर से ढक देंगे, और अंदर में जैसे चादर के अंदर में दोनों फर्टिलाइज हुआ, फटाक से यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में जाकर के इम्प्लांट करवा देंगे, है ना। तो ये इसके ओवम के पीछे फ्लोपियन ट्यूब में लगा हुआ। अगर स्पर्म आया तो ठीक, नहीं आया तो क्या होता है, ये ओवम तो ओवम को, ओवम प्लस में इंडोमेट्रियम लेयर सब को समेट के उसी चादर में लेकर के धीरे धीरे टूट टूट के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अब देखो ओवुलेशन के समय कौन सा हार्मोन काम करता है, आपसे पूछा जाएगा। ओवुलेटरी हार्मोन इज, तो ओवुलेशन के समय एस्ट्रोजन काम करता है, ठीक है। ओवुलेशन जिस समय होते रहता है उस समय एस्ट्रोजन का लेवल पीक पर चला जाता है, ठीक है।
अब आता है फर्टिलाइजेशन के बाद, या बोले तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसके बाहर निकलते समय किस हार्मोन की लेवल पिक पर रहता है, तो प्रोजेस्टेरोन का पिक पर रहता है, और फिर धीरे धीरे काम करना। अब LH और FSH का काम क्या होता है, तो FSH जो होता है वो क्या काम करता है, वो आपके ये जो फॉलिकल है इसको ग्रोथ यानी कि खाना पीना देने वाले हार्मोन है, ठीक है, जवान करने वाले हार्मोन है। तो FSH क्या करता है, ओवम को मेच्योर करने में हेल्प करता है। और देखिए जैसे जैसे ओवम मेच्योर होते गया इसका लेवल घटते गया। तो सर LH क्या है, LH है फिम्बरी के द्वारा जो ओवरी से जो ओवम को निकालेगा बाहर, तो वो LH हार्मोन है। LH हार्मोन के कारण ही क्या होता है, ओवरी से ओवम बाहर निकलता है, ठीक है। तो ओवुलेटरी हार्मोन कौन है, LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, क्लियर है, चारों देख लिए। अब इसमें भी फेज कहलाता है, जैसे 1 से 5 दिन के फेज को मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेज। फिर आपके 7वें दिन से लेकर के 14वें दिन के 13वें दिन के फेज को क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होते हैं, जो ओवम जो रहता है फॉलिक्यूल रहता है वो ग्रोथ करता है, डेवलप करता है, ठीक है। और 14वें दिन से लेकर के 17वें दिन के बीच को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन फेज बोलते हैं। फिर आ जाता है 17वें दिन से लेकर के 23वां दिन, जिसको बोलते हैं लेटरल फेज या सिक्रेटरी फेज। इस समय सिक्रेट होने लगता है बॉडी से, अगर फर्टिलाइज हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो बाहर में जाओ, है ना। और फिर 27वें दिन से नेक्स्ट साइकिल की तैयारी में लग जाता है। क्लियर है यहां तक समझने में। अब चलो आ जाओ, ठीक, यहां तक देख लिए। तो साइकिल को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। थोड़ा बहुत ले लीजिए जानकारी। चलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस किस में होता है, क्या गाय में कुत्ता में देखा आपने, नहीं, तो किस में होता है, बेसिकली प्राइमेट्स में होता है, ठीक है। तो किस में होता है, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ आकर होती है, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है प्राइमेट्स की, ठीक है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। किस किस के बीच होता है, ह्यूमन के बीच होता है, मंकी के बीच होता है, एप्स के बीच होता है। याद रखना 3 ही प्राणी ऐसे हैं जिसके बीच मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। कौन कौन है, जल्दी से बताओ। ह्यूमन, ठीक है, मंकी और एप्स, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट कब से होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टिंग होता है फीमेल जब प्यूबर्टी में जाती है, यानी कि प्यूबर्ट हो जाती है, ठीक, यौवन आ जाता है उनका 12 से 15 साल में, तब जाकर के स्टार्ट होता है। किसी का 12 साल से ही स्टार्ट हो जाता है, किसी का लेट से 15 साल तक स्टार्ट होता है, ठीक, तो याद रहेगा। बॉडी काम करना बंद कर दिया। चल, इन वन साइकिल इज कंप्लीट 28 डेज। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, 28 डेज का होता है जनरली, ठीक है। ऊपर नीचे जिसका ज्यादा है तो वो दैट इज क्या है, डिजीज कंडीशन है। क्लियर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना दिन का होता है, 28 डेज का होता है। चलो अब बात करें। एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल इज स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का आप गिनती कहाँ से करेंगे, जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ उसको पहला दिन मानेंगे, और फिर जो अगले फेज का ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ अगला पीरियड का, उसको फिर जो क्या करेंगे, पहला दिन मानेंगे। यानी कि उससे एक दिन पहले आपका अगर 28वां दिन हो जाता है, 1 से लेकर के 28 दिन, दैट मीन्स कि आपका साइकिल क्या है, 28 दिन का, ठीक है। क्लियर है, तो आपको याद रखना मेंस्ट्रुअल साइकिल में फेज होता है। अगले क्लास में हम लोग फेज वाइज देखेंगे, ठीक है। जैसे 4 फेज बताए थे, तो फेज वाइज हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक ना। तो आज का क्लास सही लगा या नहीं, फिर नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास से जो है आप लोगों को पढ़ाने में थोड़ा सा और सहूलियत आए। अगर आप लोग कहोगे कि हाँ सही है, अभी 2-3 दिन क्लास बंद करने से अच्छा है ना, क्योंकि एप्लीकेशन जो है एडुकेट एप्लीकेशन जो है उसके जो सॉफ्टवेयर समझिए, सिक्योरिटी वाला सॉफ्टवेयर जो समझिए, वो अपडेट हो रही है उसमें, ठीक ना। चलो फिर
नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक वीडियो को लाइक दीजिए और अपने अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए उनके पास, ताकि वो भी देख करके लाभ उठा सके।